ओके, तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स बिगिन। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो पुट द हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इवन अब देखिए, कहने को तो हर चैप्टर में हर चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आज की जो क्लास है उससे आपका स्कोर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पहले ज़रा ये समझें कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए एक फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे बच्चों। फिगर एक छोटा सा फिगर है, उसमें है क्या कि एक हम बड़ा सा कंटेनर ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट्स ड्रॉ विद मी। सो देयर इज अ बिग कंटेनर, थोड़ा सा चौड़ा कंटेनर बनाना है ना, थिकनेस थोड़ी सी हाई दिखाना है उसकी, और उसके बीचों बीच में आप क्या करेंगे कि इस तरह से डॉटेड करके इस तरह से शेप दिखा देंगे। ठीक, इवन आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा मोटा शेप दिखाएंगे इसको, तो 2 डॉटेड शेप करके ऐसे दिखा देना है। मतलब दिस इज अ सेपरेशन इन 2 पार्ट्स फॉर दिस कंटेनर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि इस कंटेनर में एक तरफ ये जो सेपरेशन है, एक्चुअली दिस इज द सेपरेशन विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेपरेशन है ये क्या है, पतली सी झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब हो जाता है बहुत पतली सी झिल्ली। परमिएबल का मतलब हो गया जिसके आसपास जिसके आर पार कुछ लिक्विड जा सके, जिसको भेदा जा सके। और सेमी का मतलब हो गया अगर 100% परमिएबल मेम्ब्रेन रहता तो आराम से कोई लिक्विड इसके आर पार जा सकता था, बट सेमी परमिएबल है तो उतना इजी नहीं जा पाएगा, फिर भी जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो इन शॉर्ट वी कॉल इट SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या मेम्ब्रेन को आप और ज्यादा देसी भाषा में समझे तो ये छन्नी की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन ये छन्नी थोड़ी सी ज्यादा जटिल है, मतलब इसके आसपास आर पार मूव करना लिक्विड के लिए कठिन है। एनीवेज, अब इस मेम्ब्रेन के चलते इस बड़े से कंटेनर के जो 2 हिस्से हुए हैं, तो एक हिस्से में जो लिक्विड है, दिस लिक्विड इज द प्योर सॉल्वेंट। सो राइट साइड जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं लिक्विड, दैट लिक्विड इज द प्योर सॉल्वेंट, है ना। वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जो राइट साइड में दिख रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में जो लिक्विड बनाएंगे, दैट लिक्विड इज सॉल्यूशन। सो राइट साइड में जो लिक्विड है, जिसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन। और राइट साइड वाला है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। कंटेनर को क्या कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दे रहे हैं। तो ये कंटेनर हो गया क्लोज कंटेनर। सो येलो पार्ट इज this is solution, और ये जो आपका पिंक पार्ट है, this is pure solvent। आपके पास अलग अलग कलर्स के पेन नहीं है तो आप नॉर्मल जो पेन यूज करते हैं ब्लू कलर का, उसको यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, साफ सुथरा बनाना है। लेकिन अब चूंकि ये क्लोज कंटेनर है, दिस इज अ क्लोज कंटेनर, दो हिस्से हैं इसके, 2 पार्ट्स। एक हिस्से में प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ और एक हिस्से में
सॉल्यूशन भरा हुआ है, बीच में पतली सी झिल्ली है। अब चाहे कोई भी लिक्विड हो, अगर वो वोलेटाइल लिक्विड है तो वोलेटाइल लिक्विड क्या करता है, हमेशा कुछ कुछ वेपर्स अपने छोड़ते रहता है। तो ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज ऑल्सो वोलेटाइल। और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि इस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, या एक ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जिसकी वोलेटिलिटी इस सॉल्वेंट से कम है। सो दिस सॉल्यूशन पार्ट इज सॉल्वेंट प्लस लेस volatile, or you can say non-volatile solute plus non-volatile solute। बहुत गौर से समझेंगे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, है ना। हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। अब ये जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भले ही मिलाया, फिर भी चूंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल था तो अभी भी कुछ हद तक वोलेटिलिटी यहां भी मौजूद है, जिसके चलते यहाँ पर वेपर जनरेट होंगी और कुछ एक वेपर प्रेशर इस खाली पार्ट में जहां पर ये वेपर्स है वहां नजर आएगा। और इसी तरह ये तो भाई प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट भी है, तो यहाँ तो ज्यादा ही वेपर प्रेशर नजर आना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब जरा गंभीरता से समझें, ये जो वेपर्स हैं जो कि आप पिंक कलर से देख रहे हैं, सो दीज आर द वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दीज आर द वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और आपके ये जो वेपर्स हैं जिसको कि आप येलो कलर से देख पा रहे हैं, सो दीज आर द vapors of solution, and try to write simultaneously as I am writing. So these are the vapors of the solution. ठीक, अच्छा, अब ये तो बात एकदम स्पष्ट है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होगा वो निश्चित ही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ये वाला वेपर प्रेशर डेफिनेटली इस वेपर प्रेशर से निश्चित ही ज्यादा होगा। तो हम यहां पे एक चीज और लिखना चाहते हैं, हम यहां पर लिखेंगे हाई वेपर प्रेशर, और हम यहां पे लिखेंगे लो वेपर प्रेशर, है ना। ये हाई वेपर प्रेशर है और ये लो वेपर प्रेशर है, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी आपने कम कर दी। कैसे कम कर दी, इसमें एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो वोलेटिलिटी घट गई। ठीक, अच्छा, तो वोलेटिलिटी घटने से वेपर प्रेशर भी घट गया। अब ये कंटेनर एक क्लोज कंटेनर है जिसका कुछ हिस्सा एक तरफ सॉल्वेंट से भरा हुआ है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन से भरा हुआ है। अब ये जो खाली हिस्सा है जहां पर लिक्विड नहीं है, जो वेपर्स है, तो वो वेपर क्या करेगा, वेपर प्रेशर चूंकि हाई है तो वेपर प्रेशर क्या होगा कि इन दीवालों पे भी लगेगा और इस लिक्विड सरफेस पे भी लगेगा, तो इस लिक्विड सरफेस को पुश करेगा नीचे की तरफ। ऐसे ही ये भी वेपर प्रेशर है तो ये भी लिक्विड सरफेस को नीचे की तरफ पुश करेगा। तो ये कंटेनर तो इसकी दीवार सॉलिड वॉल्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पुश करेंगे आप प्रेशर से तो ये जो लिक्विड है वो कंटेनर को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, या कंटेनर बस्ट हो जाएगा। इतना मजबूत है कि ये इस कंटेनर का कुछ नहीं होना है। तो होगा क्या कि प्रेशर जो है, नेट प्रेशर अगर आप देखें तो चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये वाला प्रेशर इस प्रेशर को ओवरकम करेगा और क्या होगा कि ये लिक्विड पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इस लिक्विड पे जब इस साइड से प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि ये अपना ये चाहेगा कि या तो हम बाहर निकल जाएं या कहीं इधर उधर हो जाएं, क्योंकि ऊपर से उस पर दबाव पड़ रहा है। तब क्या होगा, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। इस पतली सी छन्नी से वो क्या करेगा, आर पार होने लगेगा और ये प्योर सॉल्वेंट विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आएगी
कि ये जो लिक्विड है सॉल्वेंट वो वो इस सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अगर हम कहते हैं कि भाई इस तरफ का जो कंटेनर का हिस्सा है परमिएबल मेम्ब्रेन के, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का अगर वेपर प्रेशर सेम होता तो क्या होता, तो ना ये इसको यहां जाने की जरूरत थी ना इसको यहां जाने की जरूरत थी। जिस साइड प्रेशर ज्यादा है तो वो उस साइड के लिक्विड को फोर्सली दूसरी तरफ भेज देगा, क्योंकि ऊपर से धक्का ज्यादा मिल रहा है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का रीजन क्या है? प्रेशर डिफरेंस। किस किस का प्रेशर डिफरेंस? प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर का वेपर प्रेशर। तो इन दोनों वेपर प्रेशर के डिफरेंस के चलते ही ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो इन दोनों वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वही कहलाता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वही हो जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ लिक्विड का ट्रांसफर होना ही ऑस्मोसिस है, और इस हाई और लो प्रेशर के डिफरेंस को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको एक और टर्म से समझा जा सकता है, देखें कैसे। चूंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें तो कोई सॉल्यूट है नहीं, तो और यहां पर क्या है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी है, तो एक बार ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में तो जीरो ही आएगा, जीरो कंसंट्रेशन हो गया। मान लीजिए यहां पे केवल पानी भरा हुआ है और यहां पर आपने उसमें कोई सॉल्यूट भी मिला दिया तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो जीरो कंसंट्रेशन न लेके एक हम ऐसे मान के चलते हैं कि चलो भाई इस तरफ जो है लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का और इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है। अगर मान लीजिए यहां भी थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया, यहां थोड़ा सा ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया, तो यहां पर क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट है और यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड का मूव करना ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बच्चों ऑस्मोसिस एकदम स्पष्ट हो गया? ऑस्मोसिस एकदम क्लियर हो गया क्या होता है? ऑस्मोसिस एकदम क्लियर हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल ही इसके आर पार जाएंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इसके साइड नहीं आएंगे, है ना। तो ये पूरा फोटो तो ड्रॉ कर ही लें, आपने कर भी लिया होगा। इसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नीचे एक लाइन और भी लिख लेते हैं कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओनली solvent particles pass through SPM, semi permeable membrane, semi permeable membrane। डन हो गया बच्चों? ठीक है, आराम से नोट करिए, आराम से नोट करिए। तो ये प्योर सॉल्वेंट है चूंकि, तो एज इट इज अ प्योर सॉल्वेंट तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यहां पर लेस कंसंट्रेशन है, एंड दिस इज सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। नोट करो, नोट करें। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, सारे बच्चे लिख लिए। तो अगर ये पूछा जाए कि इस ऑस्मोसिस का रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन फैक्टर बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो मेन बेसिस है वो है प्रेशर डिफरेंस। वो क्या है? प्रेशर डिफरेंस। ठीक, तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, कोई लिख रहा हो तो बता दे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यू नाउ पुट द हेडिंग ऑस्मोसिस।
You now put the heading osmosis. What is osmosis? तो osmosis में लिखेंगे movement of solvent particles from high pressure zone हाई प्रेशर जोन का मतलब हो गया लेस कंसंट्रेशन टू लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या वेपर प्रेशर डिफरेंस, है ना। ड्यू टू, या एक काम करिए, ड्यू टू से पहले ऐसा लिख लेते हैं, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, या एक काम कर लेते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस को मैं थोड़ा अलग से लिखा देता हूं ना, तो और क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोसिस तो यही हो गया, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब पूछा जाए कि भाई बेसिक रीजन क्या है ऑस्मोसिस का? बेसिक रीजन फॉर ऑस्मोसिस, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो बेसिक रीजन है प्रेशर डिफरेंस या वेपर प्रेशर डिफरेंस। वेपर प्रेशर डिफरेंस, ठीक। सो दिस इज द बेसिक रीजन। और ऑस्मोसिस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहता है। ध्यान रहे, हाई प्रेशर का मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट का मतलब हो गया कंसंट्रेशन सॉल्यूट का तो है ही नहीं, तो लेस कंसंट्रेशन, और वहां से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ सॉल्यूशन बना दिया जाए, एक तरफ सॉल्यूट थोड़ा कम डालें, एक तरफ सॉल्यूट ज्यादा डाल देंगे। तो जहां पर आप ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दोगे, जैसे चलो एक और करके दिखा देते हैं, मान लो C1C2 सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दिखा देते हैं। ये हो गया कंप्लीट, डन बच्चों? ओके, so let's have another case. Again, draw very fast the same container. हम लोग फिर से एक कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसमें प्योर सॉल्वेंट ना लेके क्या करेंगे ना, दोनों तरफ ही एक एक सॉल्यूशन बना लेंगे। ये हो गया आपका, सो दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर को अगेन हम लोग क्या करते हैं, पतली सी मेम्ब्रेन से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं इन टू पार्ट्स। सो दिस इज द मेम्ब्रेन, और यू कैन से SPM, और इसके दोनों तरफ दो अलग अलग सॉल्यूशन भर देते हैं। सो लेट्स से दिस इज वन द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन हो गया। चलो
Okay, so let's say this is solution 1 and this is your solution 2. दिस इज योर सॉल्यूशन 2. अच्छा, ये जो रीजन है सो इसको नाम दे देते हैं से PS1 वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर जो वेपर्स आएंगी उसका वेपर प्रेशर दे देते हैं PS2. अच्छा, इस सॉल्यूशन 2 का जो कंसंट्रेशन है लेट्स से दिस इज C1 और यहाँ जो कंसंट्रेशन है लेट्स से दिस इज C2. ठीक है, एक बात और स्पष्ट कर ली जाए कि इन बोथ सॉल्यूशंस कॉमा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स are added in pure solvents. मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है या प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं, चलिए सेम है तो ओके. तो चूंकि यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है तो अब जैसे मैंने लिखा कि भाई चलो मान लिया कि इफ C1 इज लेस देन C2, मतलब इस सॉल्यूशन 1 में जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कम है, यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है. तो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा आप उतनी ही वोलेटिलिटी आप कम करेंगे, उतना ही वेपर प्रेशर भी आप कम करेंगे. तो अगर C2 की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट मिला दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PS1 था वो छोटा हो जाएगा PS2 से. और अगर ऐसा हो गया तो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस साइड जाने लगेगा, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ. तो इस तरह का मूवमेंट होने लगेगा भाई, है ना. तो इस तरह का मूवमेंट होने लगेगा. अच्छा, अब ये लिख लिए सब लोग. तो वहां पर प्योर सॉल्वेंट की बात थी, यहां पर मैंने 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिखा दिए. लॉजिक वही है. आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वोलेटिलिटी की बात करें, वोलेटिलिटी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो आपका जो सॉल्यूशन 1 होगा बच्चों, चूंकि उसमें सॉल्यूट आपने कम मिलाया है तो अभी भी उसकी वोलेटिलिटी सॉल्यूशन 2 की अपेक्षा अधिक होगी. उसकी वोलेटिलिटी 2 की अपेक्षा अधिक होगी. और जो ओहो कैसा मैंने कांड कर दिया, सॉल्यूशन 1 के ऊपर PS2 लिख दिया है. देखिए साहब कैसा गड़बड़ हो गया. 1 का तो PS1 ना लिखना चाहिए. और आप लोग सुन भी रहे हैं, मतलब क्या है ये, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है कि पॉपकॉर्न खा के पढ़ाई कर रहे हैं. अरे कोई हमने गलती कर दी तो बताना चाहिए ना भाई. C1 का ज्यादा हो गया तो PS1 छोटा हो गया, PS2 बड़ा हो गया. हाँ सही है. नहीं, कहाँ सही हुआ सर? वही पहले वाला ही सही था. तब पहले वाला कहाँ सही था? सर आप अलग अलग लिखे थे तो सही होगा. अब सही. PS1 बड़ा है, PS2 छोटा है और सॉल्यूशन 1 की वोलेटिलिटी ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 की वोलेटिलिटी कम है. चलिए बात समझ आ गई बच्चों. तो ये जो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये केवल प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तक लिमिटेड नहीं है. आप सिंपली ऐसे याद रखें, 2 अलग अलग वोलेटिलिटी के अगर लिक्विड्स हैं तो जिसकी वोलेटिलिटी हाई होगी यानी जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा
वो जो है दूसरे में इंसर्ट हो जाएगा, दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ अपने लिक्विड का ट्रांसफर हो जाएगा वाया एसपीएम। अब एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस तो मैंने समझा दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम लोग लिख लेते हैं, रफ कर दें बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। एक सेकेंड। चलिए, नाउ पुट द हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। देखो भाई, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो इसमें लिखा जाए कि it is the difference of vapor pressures. It is the difference of vapor pressures of pure solvent and solution separated by SPM, separated by SPM, या इसी को एक और तरह से लिख सकते हैं, it is the difference between higher vapor pressure and lower vapor pressure मैंने इन इज द डिफरेंस लिख दिया है, तो उसको इट कर लीजिए। इट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर वेपर प्रेशर। नोट करिए भाई। तो ये हो गया तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए साहब, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए भाई, अभी मैंने बताया कि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का डिफरेंस क्या है? पाई के बराबर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अब कोई क्या करे कि जो आपका लो प्रेशर जोन है वहां पर एडिशनली कुछ तरीके से, कुछ मैकेनिज्म से उस लो प्रेशर जोन में और ज्यादा प्रेशर बाहर से अप्लाई कर दे, और वो प्रेशर अगर एग्जैक्टली पाई के बराबर हो गया तो क्या हो गया? दोनों लिक्विड चैम्बर्स का प्रेशर सेम हो जाएगा। भाई, जो राइट साइड का प्रेशर है, अभी हमने इस तरह से बनाया था ना कि जैसे मान लीजिए ये एक लिक्विड चैम्बर है, ये थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखें जरा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक वो लिक्विड चैम्बर फिर से बना दें, उतना साफ सुथरा नहीं, लेकिन फिर भी, जस्ट ए मिनट। इससे ये हो गया, यहां पे कोई एक लिक्विड है, यहां पर कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक से यहां का प्रेशर P2 है और यहां का प्रेशर P1 है। तो हमने सीखा कि ये जो P1 और P2 का डिफरेंस है वही तो पाई है ना? P1 और P2 का डिफरेंस ही तो पाई है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो P1 है वो डेफिनेटली P2 से बड़ा है। अब ये जो दूसरा चैम्बर है, उस चैम्बर में हम क्या करें, उस चैम्बर में किसी तरह से एक और प्रेशर दे दें, एक एक्सटर्नल प्रेशर दे दें P2 के साथ, और वो एक्सटर्नल प्रेशर पाई हो जाए, है ना। तो अगर हम इस चैम्बर में P2 के साथ पाई एक और प्रेशर दे दें तो P2 प्लस पाई क्या हो जाएगा बच्चों, P1। मतलब इस साइड का वेपर प्रेशर और इस साइड का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, जिसमें कि ये लिक्विड जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम क्या करें, इस दूसरी साइड के प्रेशर को हम, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो पाई से भी ज्यादा उसको दे दें, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड है P2 साइड, ये प्रेशर P1 पे भारी पड़ जाएगा। तो जब ये P1 पे भारी पड़ जाएगा तब हमारा लिक्विड फिर इस दिशा में जाने लगेगा। तो इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब एक साइड आर्टिफिशियली, जिस साइड प्रेशर लो हो उस साइड आर्टिफिशियली इतना ज्यादा प्रेशर कर दो कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस पलट जाए, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कह देते हैं, है ना। तो लिखिए इस चीज को कि ये छोटा सा फोटो बना सकते हैं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपका जो इस साइड वाला एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरो है ऑस्मोसिस का एरो, ऑस्मोसिस का एरो, है ना। और ये जो एरो है, ये वाला एरो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का एरो है। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इफ, या यहां जगह नहीं है, चलो अगले पेज में लिखेंगे। मैं रफ कर दूं बच्चों, आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़े। हाँ फिर से देख लीजिए। देखें, हमने देखा कि अपना P1 बड़ा है P2 से, तो P1 अगर P2 से बड़ा है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ये जो रेड कलर का एरो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ लिक्विड का फ्लो होगा। तो ये लिक्विड का फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि P1 P2 में डिफरेंस है। तो P1 P2 में मान लीजिए हमने कहा 5 ATM का डिफरेंस है, या से 1 ATM का डिफरेंस है, तो P2 को बाहर से 1 ATM किसी तरह बढ़ा दो इसका प्रेशर, तो इस साइड का प्रेशर इस साइड का प्रेशर बराबर हो गया। तो P1 और P2 में जो डिफरेंस होता है वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वही तो पाई होता है। तो P2 को बाहर से कितना प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, तो आप कहेंगे सर P2 को बाहर से आप पाई के बराबर एक्सटर्नल प्रेशर दे दीजिए, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर P2 को एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो नेट डिफरेंस 0। अब ये P1 के बराबर पहुंच जाएगा। तो जब दोनों तरफ का प्रेशर एकदम बराबर हो गया तो ऑस्मोसिस का दी एंड हो गया। लिक्विड ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, कारण दोनों तरफ प्रेशर सेम है। अब अगर इस लो प्रेशर जोन को क्या करना है, आपको इस लिक्विड को भेजना है एक की तरफ, तो आप क्या करिए, अपने प्रेशर को पाई से ज्यादा कर दीजिए और पाई से ज्यादा बढ़ा के प्रेशर दे दीजिए। तो फिर ये जो P2 है इस साइड का प्रेशर भारी पड़ जाएगा इस पर, तो फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। हाई कंसंट्रेशन लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। तो इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। चलो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, डन। यस सर। ओके, तो लिखिए उसमें जो मैंने अभी बताया, जल्दी जल्दी लिखेंगे, थोड़ा फास्ट, कि if external pressure provided to low pressure zone is equal to P dash। ठीक, तो एक स्थिति क्या हो सकती है, अगर आपका P डैश पाई से छोटा हुआ तो क्या होगा, ये जो P2 को आप एक्स्ट्रा P डैश दे रहे हो, ये एक्स्ट्रा देने के बाद भी P1 से कम ही रहेगा। तो P1 से कम रहेगा तो क्या मतलब होगा,
ऑस्मोसिस कंटिन्यूस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर से मदद मिली, कम मदद मिली। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर जो आप दे रहे हैं वो एग्जैक्टली पाई के बराबर दे दीजिए। तो P2 और P1 का डिफरेंस ही कितना है, पाई के बराबर है। तो अगर ये P डैश पाई के बराबर हो जाएगा तो ये P2 प्लस पाई P1 के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, देन ऑस्मोसिस स्टॉप्स, नो लिक्विड फ्लो। दोनों चैम्बर सेम प्रेशर पर आ गए। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि अगर आप P डैश को पाई से बड़ा कर दीजिए, तो जैसे ही आप P डैश को पाई से बड़ा करेंगे तो ये जो LHS है वो P1 पे भारी पड़ जाएगा, तो बाएं तरफ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब उल्टी दिशा में लिक्विड फ्लो होने लगेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, अब हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ लिक्विड जाने लगेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, उल्टा मूवमेंट होने लगेगा, जिसको कि हम लोगों ने इस एरो से दिखाया है और ऑस्मोसिस को इस एरो से दिखाया है, येलो से। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। बाल को बात समझ आ गई। तो अगर हम ये पूछें, चलो एक तो ये बात होगी, नोट करें जल्दी से। नोट करिए। अब जरा देखिए इस बात को कि एक तरफ मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ जैसे जैसे तुम सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो दूसरी तरफ का वेपर प्रेशर कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, दूसरी तरफ का वेपर प्रेशर घटते चला जाएगा। पहली तरफ का तो वेपर प्रेशर फिक्स है, दूसरी तरफ का वेपर प्रेशर कम करते जा रहे हो, जैसे जैसे और उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है। तो एक तरफ का वेपर प्रेशर फिक्स है, दूसरी तरफ का कम होता जा रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, और वो डिफरेंस ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई होता है ना। तो अगर हम कहें कि जो पाई है वो किस पे निर्भर करेगा, है ना, डिपेंडेंस ऑफ पाई, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ जाएं बच्चों, कंप्लीट। यस सर। ओके सर, ओके। तो अब कहा जाए कि फैक्टर्स ओवर विच पाई डिपेंड्स, तो क्या लिखोगे, किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो जो पाई है वो डिपेंड करता है सी पर। सी क्या है, सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना। सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरा, ये जो पाई है वो इस पर भी निर्भर करता है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, तो हमें लिखना होगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया जाए तो जो पाई होगा वो आ जाता है सी आर टी। नोट करें बच्चों, एक सेकेंड।
ओके बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो पाई इक्वल टू CRT आया है इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला was proposed by a scientist Van 't Hoff, तो उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग बोलते हैं वॉन 't Hoff इक्वेशन। पाई इज इक्वल टू CRT। यहां पर जो R है भाई, बाकी सबसे तो आप परिचित हैं। पाई क्या हो गया आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, T टेम्परेचर हो गया। T टेम्परेचर यहां लिख देता हूं मैं, T इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, जिसे कि आप लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। R जो है आपका वो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का भी रोल प्ले कर रहा है। इसकी वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, या 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ा जाए। तो ये पाई की वैल्यू हो गई CRT, जिसको आपको याद रखने का है। सो दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पर बेस दो और बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, दो क्या 3 टर्म आते हैं, वो 3 टर्म भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि किसका क्या लॉजिक है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, डन। डन, यस सर। Yes, sir. ओके। यस। Now put the heading. Now put the heading. Hypertonic. First term. Second is hypotonic. And third term is isotonic solution. हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इनके क्या तात्पर्य हैं देखें। इन सब का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। जैसे हमने 2 सॉल्यूशन तैयार किए, या ऐसे कह लीजिए कि कैसे बताएं, ऐसा लिखते हैं, कंसीडर अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, कंसीडर अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक, अच्छा ठीक, फिर क्या हुआ, एक बार क्या किया कि सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं ए। सॉल्यूशन ए इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग some non-volatile solute, ठीक। और एक बार क्या किए, सॉल्यूशन बी इज प्रिपेयर्ड by adding some different non-volatile solute,
वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। अच्छा, तो इस सॉल्यूशन ए का कुछ क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा, इस सॉल्यूशन बी का भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा। तो अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का मतलब आता है, मतलब ये है कि अगर ये जो पाई ए है वो पाई बी से बड़ा हो जाए, यानी जब आपने ए बनाया तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस रहा वो हो गया पाई ए, और जब बी बनाया तो जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का प्रेशर डिफरेंस रहा वो हो गया पाई बी। तो अगर ये पाई ए बड़ा है पाई बी से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ए के केस में ज्यादा है बी के केस में कम है, तो इसको हम ऐसे कहेंगे, हम कहेंगे कि ए इज हाइपरटोनिक, ए इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू बी। ए जो है वो एक बी के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बी इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी कह सकते हो। ए क्या हुआ, हाइपरटोनिक हो गया, मतलब जो ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक। सो वन थिंग इज हाइपरटोनिक एंड द अदर थिंग इज हाइपोटोनिक। कंप्लीट, डन। और वही अगर पाई और पाई भी बराबर हो गया, इफ बोथ हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर then we will say that both are isotonic. If pi is equal to pi b, तो A and B are isotonic with respect to each other. With respect to each other, है ना। तब क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोनिक माने जाएंगे। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, बोथ हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक। जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। बस हो गया, छोटी सी बात है। चलो, अब एक बहुत छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाने में सक्षम है। लेट अस स्टार्ट। और कोई न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा सा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, है ना। सारे लोग लिख लिए हैं, रफ किया जा सकता है। ओके सर, कोई लिख रहा हो तो बता दे तो मैं रुक जाऊंगा। चलिए सर। सो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक पर ही बेस्ड सवाल है, छोटा सा है। लिखेंगे क्वेश्चन कि इफ सॉल्यूशन ए is hypertonic, if solution A is hypertonic with respect to solution B, if solution A is hypertonic with respect to solution B, full stop, ऐसा लिखिए, both solutions have same solvent in same quantity.
have same solvent in same quantity, then find the correct statement. Then find the correct statement. So this question involves 4 different statements. You just need to check which is correct या which are correct, है ना. करेक्ट स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. सो पहला स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ ए is greater than vapor pressure of B. First statement. Second statement है freezing point of A is greater than freezing point of B. Third statement है boiling point of A is greater than boiling point of B. Fourth statement है molality of A is greater than molality of B. कैपिटल M मतलब molality, स्मॉल m मतलब molarity. अब बताओ कौन सा सही कौन सा गलत. A हाइपरटोनिक है B की अपेक्षा, और सॉल्यूशन में 2 अलग अलग सॉल्यूशन है बट दोनों का सॉल्वेंट सेम ही है, सेम क्वांटिटी है. तो ए अगर हाइपरटोनिक हो गया बी की तुलना में, तो बताना है कौन सा जवाब सही है. सर सॉल्वेंट भी सेम है. सॉल्वेंट ही तो सेम है, बाकी क्या सेम है. ए और बी दोनों में ही सेम सॉल्वेंट लिया गया है, सेम मात्रा में लिया गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में कोई सॉल्यूट मिलाया होगा आपने तो ए सॉल्यूशन बन गया, और बी के केस में क्या होगा कि उसी सॉल्वेंट में कोई दूसरा सॉल्यूट मिलाया होगा तो बी बन गया. और हाइपरटोनिक का अर्थ ये हो गया कि जो आपका जो पाई ए है दैट इज सर्टेनली ग्रेटर देन पाई बी. पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी. Anyone who can answer? Anyone who can answer? Or I should help you? सर ए गलत है. ए गलत है मतलब बी सी डी सही है. बता रहे ए और बी सही है, ठीक है. और जिसने आंसर दिया नहीं वो एग्जाम में कुछ किया नहीं. क्लास में देयर इज नो प्रेशर, नो फियर ऑफ फेल्योर, स्टिल इफ यू आर नॉट ट्राइंग. तो जब डर भी होगा कि हाय टिक करें कि ना करें, कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तब फिर तुम्हारा क्या होगा बोलो. तब तुम्हारा क्या होगा बोलो. बोले बच्चों, कैसे चलेगा ये तो नहीं चल पाएगा. चलो हम बताते हैं. पाई और डी होगा. हाँ, सी और डी. कितने लोग कह रहे हैं सर सी और डी करेक्ट है? चलिए मैं बताता हूं. देखिए सी और डी करेक्ट आंसर. ए एंड बी आर रॉन्ग. रीजन इज पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी. इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूशन ए है उस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के प्रेशर का डिफरेंस ही तो ये पाई ए है. यानी प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस है,
यहाँ प्रेशर में कम डिफरेंस है, तो प्रेशर यहाँ पर सॉल्यूशन का ज़्यादा ड्रॉप हुआ। सॉल्वेंट तो सेम ही था, ए सॉल्यूशन बनाने पे प्रेशर में ज़्यादा ड्रॉप आ गया, बी सॉल्यूशन बनाने पे प्रेशर में कम ड्रॉप आया। तभी तो सॉल्वेंट के प्रेशर और सॉल्यूशन के प्रेशर का डिफरेंस जो कि पाई होता है वो बी में ज़्यादा है, बी में कम है, ए में ज़्यादा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ए सॉल्यूशन बनाने के लिए तुमने क्या किया, सॉल्यूट मिलाया। सॉल्यूट मिलाने के बाद प्रेशर नेचुरली घटता है, तो एक्चुअल प्रेशर जो सॉल्वेंट का था और जो नया प्रेशर आया उसका डिफरेंस बड़ा है, यानी प्रेशर कहाँ ज्यादा घट रहा है, ए में ज्यादा घट रहा है ना। तो आपको लिखना चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। तो प्रेशर कम हो गया, मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। लोअरिंग ज्यादा यानी बहुत ज्यादा घट गया तो ए का वेपर प्रेशर कम हो गया, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो यहां तो उल्टा ही दिया हुआ है। अच्छा चलो, अब हमने पढ़ा था कि तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज की क्लास से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर के घटने से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट गिरता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ए का, चूंकि सेम ही सॉल्वेंट था तो ये ज्यादा घटेगा। और एक सेकेंड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, ऐसा आना चाहिए। यहां पे उल्टा दिया है। वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो ये सही दिया हुआ है, सी पार्ट। अच्छा, अब चूंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो क्या अर्थ निकलेगा कि पाई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। भाई जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही तो ये घटेगा, और जितना ज्यादा घटेगा उतना ही पाई बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पाई क्या है, पाई जो है तुम्हारा सी सॉल्वेंट माइनस सी सॉल्यूशन, तो ये तो फिक्स हो गया। अब ये जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू बड़ी आती चली जाएगी। तो पाई ए जो है अगर बड़ा है तो पाई ए बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि जो पाई नहीं, ये मैंने गलत बता दिया। सी सॉल्यूशन माइनस सी सॉल्वेंट नहीं, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, ऐसे होता है। ठीक, ये होता है पाई। तो अगर आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाइए तो ये प्रेशर कम होते चला जाएगा, ये प्रेशर कम होते चला जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है, इसका ये अर्थ निकलेगा कि ए में आपने ज्यादा सॉल्यूट मिलाया। भी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर मोलैलिटी of A is greater than molality of B। और ये मोलैलिटी किसके रिस्पेक्ट में है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। ओके बच्चों, सो दिस क्वेश्चन इज डन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. वेरी नाइस।